पॉइंट, उसके जस्ट अगला पॉइंट जो लिखना है, एक दो डिफिनेशन कल बचा हुआ था, उसको ख़त्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो, हेडिंग दो। प्यूलर सेक, या फिर जो इसको प्रोनाउंसिएशन करो। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज हम सुना दिए, कुछ नया है। लिख लो और डैश देके इसमें डिफिनेशन इसका लिखना। फ्लूइड, 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 फ्लूइड फिल्ड सैक between, fluid filled sac between visceral membrane sac, sac मतलब थैला होता है, is called प्यूलर sac। तबीयत ठीक है? कहाँ है? कहाँ? बिहार गया था। हाँ, कैमरा, अच्छा वो देख लेंगे। इसके आगे लिखना अगला डिफिनेशन, इसमें थोड़ा सा जो 2 पॉइंट बचा है ना, उसको हम लिखवा रहे हैं। इसके आगे जैसे हम बोले थे एक बार कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या फिर अलग अलग जो भी प्रजाति है, सबका सांस लेने का तरीका अलग अलग है। कोई स्किन से ले रहा था, कोई कुछ इस तरह से था। तो उसी पे जो आखिरी पॉइंट इस चैप्टर का, मतलब ये जो हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं उसका है, उसको लिख लेते हैं। ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला सिस्टम की तरफ। नहीं, इसके बाद थोड़ा सा प्लांट वाला बाकी रहेगा ना, प्लांट वाला करके फिर नेक्स्ट सिस्टम में आएंगे। किसका? ये बात हम सिस्टम का बात कर रहे हैं, चैप्टर नहीं ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स जो है वो किससे सांस लेगा? रिस्पायरेटरी ऑर्गन उसका क्या होगा? लंग्स। अगर लंग्स उसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, इसके आगे अभी बाद में देखेंगे, पहले दूसरा देखते हैं। ह्यूमन बींग्स के आते हैं बात फ्रॉग। फ्रॉग किससे सांस लेता है? तो इसके पास भी लंग्स होता ही है, ग्राउंड में रहता है तो स्किन से, और स्किन से भी लेता है। ठीक, उसके बाद तीसरा बात करते हैं फिश का। फिश जो है वो गिल से लेता है। हाँ, 2 गिल्स होता है। फ्रॉग, अच्छा ये फ्रॉग स्किन में पूरा स्किन का बात कर रहा है। फिश के बाद आ जाते हैं हम लोग कॉकरोच। स्पेलिंग क्या होता है? कॉकरोच जो है वो किससे सांस लेता है? ट्रेकिया से। कीड़ा मकोड़ा फिर ट्रेकिया से लेता है, जरूरी नहीं है कीड़ा मकोड़ा ट्रेकिया से, या फिर ट्रेकिया ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं एस्पेरिकल्स। वो जो जब फ्रॉग देखेंगे तो नीचे इस तरह का हड्डी रहता है ना उन लोग का, इस तरह का हड्डी, इसको बोलते हैं एस्पेरिकल्स। तो ट्रेकिया ना बोल के एस्पेरिकल्स भी बोल सकते हैं। तो हम लोग के पास भी होता है, तो होता है, तो जैसे होता है और यूज़ क्या कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। होने का ऐसा नहीं है कि जो फ्रॉग के पास है वो हम लोग पास भी लंग्स है, फ्रॉग के पास भी लंग्स है। हम लोग पास हार्ट है, फ्रॉग के पास भी हार्ट है। तो अब इसमें कुछ कोरिलेशन नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये है कि हम लोग पास 4 चैम्बर्ड है, उसके पास 2 चैम्बर्ड है, वो सब अलग बात है। चैम्बर मतलब अभी बताएंगे, आएगा अभी आगे। इसके बाद हम लोग का थर्ड वही पढ़ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। 4 अलग अलग कमरा बना होगा, कमरा को चैम्बर बोल रहे हैं। सर चारों चैम्बर
अभी आएगा, या इसके बाद वही सिस्टम पढ़ना है। और 4 चैम्बर मतलब 4 अलग अलग कमरा, ये याद रखो। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स लंग से सांस ले रहा है, जो भी लंग से सांस लेगा उस तरह का रिस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अगर इसको नाम देना हो तो पल्मोनरी या NORY कहीं लिखा होगा, रिस्पायरेशन बोलते हैं इसी को। मतलब द रिस्पायरेशन विच टेक प्लेस फ्रॉम लंग्स नॉन एज पल्मोनरी रिस्पायरेशन। सिंपल सा एकदम है। कितना एनिमल्स रहने तो ना, नीचे ही सब कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा बात करते हैं जो स्किन से लेगा। हम लंग्स का नहीं बात कर रहे हैं, स्किन का बात कर रहे हैं अभी। उसको बोलते हैं क्यूटेनियस। हाँ, जब बात करेंगे हम लोग लंग्स का, अगर जब हम लोग बात करेंगे लंग्स का तो पल्मोनरी बोलेंगे। जब स्किन से बात करें, मतलब ये एक तरह का डिफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज़ क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, व्हाट इज़ पल्मोनरी रिस्पायरेशन। तब लिखना है कि द रिस्पायरेशन विच टेक प्लेस फ्रॉम लंग्स, द रिस्पायरेशन विच टेक प्लेस फ्रॉम स्किन इज़ नॉन एज पल्मोनरी, इज़ नॉन एज क्यूटेनियस। और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जो स्पायरिकल से लेगा या फिर ट्रेकिया लिखे दिए हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। सीधा इस सिस्टम को बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकिया से लेगा उसको बोलते हैं। हाँ, इतना नोट डाउन करो। गिल्स वाला का कुछ खास नाम नहीं, इसीलिए छोड़ दिया। अब ट्रेकियल सिस्टम लिखे थे यहाँ पे, ट्रेकियल रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। ऐसा कहीं दिखा नहीं इसलिए हम लिखे नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। कल थोड़ा एनर्जी लो था पढ़ाने में, आज एनर्जी से पढ़ेंगे यार। एनर्जी से समझना है। जो लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना, एनर्जी से पूछ लो। एकदम एनर्जेटिक रहो। एनर्जेटिक ज़्यादा थोड़ी 45 मिनट या 50 मिनट, उससे ज़्यादा कहाँ पढ़ाई होता है। उतना देर सोचो कि दिमाग पूरा एकदम, जितना दिमाग लगा सकते हैं। जो सवाल है घर जाके कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ो। डेली एक ही बात बोलते हैं। हमको नहीं लगता कोई अभी तक पढ़ा है। चैप्टर NCERT भी रीडिंग करना स्टार्ट करता, साइड बुक का तो दूर का बात है। NCERT भी रीडिंग स्टार्ट करो, कम से कम बहुत कुछ समझ में आएगा। सरकारी पेन है, सरकारी पेन तो है एगो। हो गया, इसको मिटाएं। सूरज की ट्रेकियल सिस्टम। हाँ हाँ। अब इसके बाद रिस्पायरेशन जो हम लोग पढ़े थे, तो रिस्पायरेशन को 2 भाग में बांटे थे। एक ब्रीदिंग के तरफ लेके आए थे। ब्रीदिंग वाला जितना पार्ट है हम लोग सारा कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा जो बचता है वो रिस्पायरेशन खुद मेन टॉपिक था। तो अगला हेडिंग जो है वो हम लोग देंगे रिस्पायरेशन। ये अगला हेडिंग है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड टू गिव एनर्जी। सर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखने चलेगा ना? एकदम चलेगा। हम तो ये करते हैं कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी लिखते हैं। इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कि ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होगा और उससे हम लोग को क्या मिलेगा? एनर्जी। उसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रिस्पायरेशन। ब्रेकडाउन मतलब तोड़ना।
जैसे एनर्जी ये मतलब जब तोड़ता है तो दो तो भाग में तोड़ता है। ज़रूरी नहीं दो तो मतलब मतलब सुने थे कि सिंगल में कुछ सकता है, डबल फॉर्म में रखता है। नहीं, अगर मान लो जैसे मान लो मेरे पास ये एक पार्टिकल है, ठीक, इसको हम तोड़ रहे हैं तो कम से कम तो ये दो भाग में टूटेगा, ठीक। अब तुम दो से ज़्यादा तोड़ो कम तोड़ो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसको तोड़ रहे तो दो तो कम से कम तोड़ना ही ना होगा। फाइनल डाइजेशन स्मॉलेस्ट डिपेंड होता है, हाँ, इसलिए अब पूरा नहीं होता ना। यहाँ ये डाइजेशन का बात ही नहीं कर रहे हैं, जो भी तोड़ना हो। ये एनर्जी का बात करें। जैसे मान लो ब्लड के अंदर जो भी एसिमिलेशन हो रहा था ना, ब्लड के अंदर पहुँचा जो भी, ये जनरली काम तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर हो रहा है। हाँ, तो ये तुम्हारा वो अलग है, ये अलग चीज़ है। अब यहाँ पे रिस्पायरेशन 3 तरीके से होता है। 3 तरीके से कहने का मतलब क्या है, तो एक होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हम जस्ट घींच के बनाए ना उसी तरह घींच के तुम लोग भी बना देना। उसके बाद बारी बारी से सबको डिफाइन कर लेंगे। अभी ये वाला इसी तरह बना देना, या ये वाला मत बनाना, रुक जाओ, चार्ट फॉर्म में। हाँ, बना दिए पूरा। कहाँ खींच दिया लाइन, कहाँ खींचा है? करना ये कि ग्लूकोज था जो बना रहे वो बनाना, साथ में ग्लूकोज था, ये सबसे पहले टूटा तो इससे मिला हम लोग को पायरूवेट, वो वाला जो एनसीईआरटी में दिया उसको लिखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आता है तो कभी कभी हम देखें क्या, वो पूरा डायग्राम दे देगा, जो एग्ज़ाम में आएगा तो वो डायग्राम दे देगा और किसी जगह पे खाली छोड़ देगा, ABC लिख देगा और तुमको वहाँ पे भरना रहेगा। तो वो पूरा हमको डायग्राम याद रहेगा, वो पूरा स्केचिंग याद रहेगा, तो हम लोग का ज़्यादा काम आएगा। ये तुम्हारा था 6 कार्बन वाला कंपाउंड, यहाँ से ये टूटा तो इससे मिला पायरूवेट। अब पायरूवेट कुछ और नहीं, प्लस एनर्जी भी यहाँ से कुछ मिलता है, तो पायरूवेट कुछ और नहीं 3 कार्बन कंपाउंड हो जाता है। इसके बाद तुम लिखना कि यहाँ से जो है 3 अलग अलग तरीक़ा से टूट रहा है, और वो 3 अलग अलग तरीक़ा जो है, एक तुम्हारा होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक का मतलब थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हो, जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कमी है लेकिन कुछ ज़रूर है। तो जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का बात करते हैं तो इसी प्रोसेस को नाम देते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन कुछ और नहीं, वैसा रिस्पायरेशन है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और ग्लूकोज टूट जाए और एनर्जी वहाँ से मिले, उस तरह का रिस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। इसको डिफाइन अलग से कर लेंगे, ये चार्ट बनाएंगे उसके बाद डिफाइन कर लेंगे। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब तुम्हारा पायरूवेट या फिर बोलो ग्लूकोज टूटता है तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा क्या चीज़, तो CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP एनर्जी, ठीक, 38 ATP क्या, कंफर्म है एकदम। ATP का फुल फॉर्म अभी लिखेंगे आगे। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे बगल में ही लिख लेना, इसके नीचे अगर जगह होगा, ये जो एरो देगा थोड़ा गैप गैप में देना, अभी देना मत, जब हम पूरा कर लेंगे उसके बाद इसको लिखना। यहाँ पे लिखना माइटोकॉन्ड्रिया लिख, तो अभी जब हम बता रहे थे लिख कह रहे हैं, रुक जाओ लिखना, ऐसे कुछ नहीं यार, जगह हम इसलिए छोड़ रहे हैं लिखने के लिए कि जगह देख लो। उसके बाद सेकेंड आ जाओ लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन पूरा नहीं है। तो यहाँ जब टूटेगा तो ये टूटता है मसल्स में, मसल सेल बोल दो उसको, और क्या, मसल सेल, मतलब ये थाई हो गया, ये सब मसल सेल। अब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब बात होगा तो यहाँ से मिलता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और यहाँ से जो एनर्जी मिलेगा वो मिलेगा 2 ATP एनर्जी। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, किसी को याद हुआ, C3H6O3, तो याद होना चाहिए, ठीक है, लिखे थे सिर्फ देखने के लिए नहीं, याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे जब बात करेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन पे बात किया, अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, किसी को याद है तो बताओ, ये भी लिखे थे,
इथेनॉल एक वर्ड आया था, हाँ सर C2H5OH प्लस एनर्जी, और जो एनर्जी मिलेगा यहाँ से वो भी होगा 2 ATP एनर्जी। अब ये इथेनॉल जो है ये अल्कोहल है, इसी को अल्कोहल लिखे थे। अल्कोहल का जहाँ पे 2 कार्बन हो जाता है उसको बोलते हैं इथेनॉल। ये हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे कि जब 1 कार्बन है तो क्या नाम होगा, जब 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा, 3 है तो वो आगे देखना है। अगर यहाँ दिक्कत है तो इसको सीधा अल्कोहल लिख देना। और ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला है जो मसल्स में देखने को मिल रहा है, इसी को नाम देते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस चीज़ को। और ये जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये ईस्ट में देखने को मिलेगा, मतलब ये जो चीज़ सड़ता गलता है उसमें देखने को मिलेगा। बस ये वाला चार्ट बनाना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा 2-2 4 लाइन लिखेंगे। इतना बना लो। नहीं आप बना सकते हैं। और ये बनाने के बाद ये टेबल याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। कुछ भी एक चीज़ खाली करके पूछ देगा वहाँ पे क्या लिखना है। एक ही चीज़, 1 नंबर का है तो 1 चीज़, 2 नंबर का है तो 2 चीज़, मार्क्स पे डिपेंड कर। 5 नंबर का है तो 5 चीज़ पूछेगा। पूरा बनाने नहीं दिया आज तक। पूरा याद करना कर सकता है सर, याद होगा पूरा तभी ना। ये बिना याद के लिए बना सकते हैं। जैसे फिलिंग का ब्लैंक हो गया तो पूरा याद करना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाना था इसमें। 3 चीज़ ध्यान दो ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये 3 पॉइंट याद रहेगा। जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो पूरा याद होगा। हम लोग जब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़े थे तो वहाँ पे हम बोले थे किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो इस रिएक्शन को एक नाम दिए थे खास, ऑक्सीजन के साथ, जिसको किसी को याद है कुछ नाम क्या दिए थे? कोई भी चीज़ को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते थे उसको नाम क्या दिए थे, किसी को याद है? सर दिए तो थे लेकिन याद नहीं। कंबशन रिएक्शन, ठीक। अगर आया होगा तो, या फिर एक और नाम बोलते हैं, वो नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ये रिएक्शन में होता क्या है कि कोई भी चीज़ हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाते हैं। जहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं मतलब उसको जला रहे हैं। और जब भी किसी का रिएक्शन, चाहे कोई भी यहाँ पे हो ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो, इथेनॉल हो, तुम्हारा ग्लूकोज हो, मीथेन हो, ईथेन हो, प्रोपेन हो, कुछ भी हो, तो वहाँ से प्रोडक्ट एकदम फाइनल है कि CO2 + H2O + हीट और लाइट, इस तरह मिलता था। एक रिएक्शन लिखवाए थे, याद होगा तो जब ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं तो CO2 H2O, ये तो ये तुम्हारा उस चैप्टर से याद हो जाना चाहिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ मेन याद रखना क्या है, यहाँ से 38 ATP एनर्जी, ऑक्सीजन था तो ज़्यादा मिलेगा, सीधा दिमाग में रखना है। ऑक्सीजन घट गया तो ये भी घट जाएगा, और कुछ ज़्यादा दिमाग में रखना नहीं है। ये सबसे अलग है ही लैक्टिक एसिड, तो याद हो ही जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। सर एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, सर लिखने का मतलब ये जो काम हो रहा है ये मसल्स में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में काम नहीं होता है।
यही कारण है मसल्स लिखने का। ये जो काम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, इसलिए यहाँ पे लिखे है माइटोकॉन्ड्रिया, और कोई कारण नहीं है। ठीक, आगे बढ़ें। स्टार पॉइंट बनाओ और लिखो एरोबिक रिस्पायरेशन। डिफाइन कर लेते हैं दोनों को बारी बारी से। एरोबिक एनारोबिक पूछता है। कौन सा क्लास में होगा? 7 क्लास में आया होगा, लग रहा था ना। सब गोतिया भाई है, पीछे से पढ़ के आया है, लेकिन वही है कि कितना तुमको याद है। 10 में कुछ नया थोड़ी पढ़ते हैं। नाम का या कुछ याद नहीं। एरोबिक रिस्पायरेशन डैश दे के लिखना। एरोबिक सेकंड में लिखवाएंगे वो। देखो द प्रोसेस ऑफ, और डिफाइन तो इतना इजी रहता है मेरा कि याद करने में हमको लगता है कि 10 मिनट देख लेंगे ध्यान से तो याद हो जाएगा। 10 5 1 मिनट। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज in presence of oxygen, in presence of oxygen, and to give energy, हाँ, in presence of oxygen and to give energy is called एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन। अब जब एरोबिक रिस्पायरेशन लिखे हैं, एग्जाम में अगर आ गया व्हाट इज एरोबिक रिस्पायरेशन, डेफिनेशन याद है, बहुत अच्छा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके जस्ट नीचे क्या करना ना, एक इक्वेशन भी लिखना। वो इक्वेशन ये ग्लूकोज वाला है, C6H12O6, और ये टूट गया एरोबिक रिस्पायरेशन के कारण, तो लिख देना यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन। और इससे मिला क्या, तो CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP एनर्जी, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर एरोबिक को डिफाइन करने एग्जाम में आया तो वो डिफिनेशन और ये वाला इक्वेशन। अगर कभी कभी क्या होता है डिफिनेशन ना पूछ के सीधा पूछ देगा इक्वेशन बताइए, तो इक्वेशन डायरेक्ट लिख देना। इक्वेशन में इतना ही लिखना है, पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद दूसरा हेडिंग देना स्टार पॉइंट वाला, एनारोबिक रिस्पायरेशन। तेज हो जा रहा है, स्लो कर दें। एनारोबिक रिस्पायरेशन में डैश दे के लिखना, द प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन घर जाके पढ़ना, कभी पूरा सेम टू सेम रहेगा, एक एक वर्ड का चेंज रहेगा। ज़्यादा हम ये नहीं कि सब एकदम ऐसा लिखवा दे रहे हैं कि याद करने में टाइम लग जाए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज in lack of oxygen, breakdown of glucose in lack of oxygen to give energy is called anaerobic respiration। इस कॉल्ड का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वहीं पे हम लोग फुल स्टॉप लगा सकते हैं, सबसे शॉर्ट यही हो सकता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन। उसके बाद भी उसका भी इसी तरह का इक्वेशन लिख लो। ग्लूकोज था, एनारोबिक रिस्पायरेशन हुआ तो क्या मिला, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी। तो ये वाला हम बोर्ड पे लिख नहीं रहे, ये खुद से लिखो, ग्लूकोज एरो दो, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। ये ग्लूकोज लिखना आगे, फिर लिख देना लैक्टिक एसिड, एरो के बाद जैसे इस जगह पे तुम लिखा ग्लूकोज और ये एरो आया, लिखना लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी जो कि 2 ATP एनर्जी होगा। किसका, पायरूवेट। वो बीच का वो बोले NCERT को हम फॉलो किए हैं इसलिए हम वहाँ पायरूवेट लिखे हैं, नहीं तो हम लोग सीधा ग्लूकोज से ही बढ़ सकते थे। पायरूवेट इंटरमीडिएट कंपाउंड है,
वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है इसलिए हम लोग को मानना होगा कि वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, एनसीईआरटी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट। पूरा दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, एनसीईआरटी नहीं बदलेगा। फिक्स्ड हो गया है। हाँ, साइड बुक चेंज हो जाएगा चलेगा, एनसीईआरटी नहीं बदल सकता। साइड बुक बोल देगा मिस प्रिंट है, चल जाएगा। सर आईसीआईसी एनसीईआरटी में भी मिस प्रिंट होता है, मतलब जो उसका लिखा हुआ ऑथराइज्ड है वो बात चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी रीडिंग करो, बहुत काम का चीज़ है। सरकारी है सर। अगला हेडिंग देना, अगला स्टार पॉइंट, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। थर्ड वाला को हम लोग लिख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक, स्पेलिंग बोलना होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, FERMEN, हाँ ई, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। वो नहीं आता था स्टोरी। The process of breakdown of the process of breakdown of the process of breakdown of glucose in the presence of in the नहीं ये absent, ये दूसरा बात लिखा रहा है, लिखा तो सही, इन द प्रेजेंस ऑफ enzymes, enzyme ENZYMES, in the presence of enzymes। अब ब्रैकेट में लिखना है एंजाइम का नाम, जैसे एंजाइम लिखा ना जहाँ पे, मैं समझ नहीं। तो ब्रैकेट में लिखना जाइमेज, और दूसरा दो एंजाइम होता है, एक को बोलते हैं जाइमेज और एक को बोलते हैं इन्वर्टेज। जाइमेज कॉमा दे के लिखना इन्वर्टेज, रेडी होगा। और फिर हाँ, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना, इन्वर्टेज TASE। वो हम Z सोचे आगे में एक जगह Z आएगा इसमें, इन्वर्टेज सर बोलिए तो इसमें INVERTASE, नहीं आया ना Z। नहीं आया सर। इन्वर्टेज ब्रैकेट क्लोज टू गिव अल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट, अल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट, BI बाई और फिर डैश, एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक, इसका भी इक्वेशन है, हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन इसका, बोलो। इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके का है कि शुगर था, दो चीज़ था, एक इन्वर्टेज था एक जाइमेज था, तो पहले आएगा इन्वर्टेज, तो ये क्या रहता है? क्या हो गया, इन्वर्टेज क्या रहता है? एंजाइम। अब बोलो एंजाइम क्या होता है, नहीं वो तो बता। पता है ना। और फिर ग्लूकोज जो है, हाँ बोलो, एनर्जी लिखा हुआ है। वही आएगा बॉस। तो ये तुम्हारा है इसका कुछ रिएक्शन। अब इसमें से जो भी इसका फार्मूला होता है सबको याद होना चाहिए। अब तो रटा गया होगा, 2-3 बार हम पूछ लिए हैं। शुगर का C12 H22 O11, ये हो गया शुगर। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है। और यहाँ से इथेनॉल का फार्मूला होगा C2H5OH। ये खैर अभी अगर नहीं लिखने आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने वाला टाइम पे ये आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, वहाँ पे सीख जाएंगे। इसलिए इस पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि इथेनॉल कैसे है। नहीं सीख जाएगा, एकदम 100% सीख जाएगा, क्योंकि हम सामने बनवाएंगे ना 20, 30, 50 फार्मूला कार्बन वाला कार्बन वाला में।
तो वो सीखना एकदम 100% है। उतना भी हार्ड चैप्टर नहीं है, उतना भी इजी भी नहीं। हार्ड है ही नहीं, बहुत लॉन्ग है। लंबा है थोड़ा, हार्ड नहीं है, लंबा भी उतना खास नहीं है, लेकिन है। लंबा पड़ता है। इससे खास नहीं लेकिन है। अब उसका अपना है, खास नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इसलिए खास ना जी वही खास तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के कोई खास होता है। इसका भी टेस्ट कीजिएगा। इसका टेस्ट हाँ लेंगे ना, हम तो पहले से किए थे, समझा ले लीजिएगा। आया अभी आया ना, लिख लेना किसी 2 दिन से, पहले किए। लिख लेना किसी से। लिखा लिखे सब चले गए। अच्छा नंबर वन मिटा इसको। नहीं। अगला हेडिंग देना स्टोमाटा। इधर का टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग प्लांट की तरफ मूव कर रहे हैं थोड़ा सा। उस पर क्या होता है, रिस्पायरेशन का फेज वो देख रहे हैं। स्टो, हाँ बोलो। अरे एनसीईआरटी बोले तो एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया है, जो चीज़ पहले अगर हम पहले बता देंगे तो समझ ही में नहीं आएगा क्या बोल दिया। हम जिस पढ़ा रहे सीक्वेंस है वो ऐसे पढ़ो, उसके बाद कोई टॉपिक छूट जाता है आखिर में तो बोलो कि हाँ ये टॉपिक छूट गया डायरेक्ट, वो टॉपिक हम लास्ट में बता देंगे, अलग बात है। अगर मेरा पढ़ाने के सीक्वेंस में तुम्हारा एनसीईआरटी का सीक्वेंस अलग हो जा रहा है तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी का सीक्वेंस बहुत अलग है, समझना भी है, पढ़ना भी है, सारा उसी तरह से फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं ना। हमको लास्ट में सारा वही चीज़ जानना है, थोड़ा घुमा के जा रहे हैं और क्या बोल सकते हैं। स्टोमाटा अगला हेडिंग है। स्टोमाटा लगभग लोग देखा भी होगा, अगर स्कूल में कभी लैब वैब ले गया होगा 7-8 क्लास में तो देखा होगा, और नहीं लेगा होगा। वो तुम्हारा पत्ता के उल्टा साइड होता है। कुछ इस तरीके का फिगर जो है, सर ये दिखाएगा मतलब डुप्लीकेट रहेगा ना? काची डुप्लीकेट रहेगा लैब में बोल रहा है। लैब में ना। पत्ता जो पत्ता है तोड़ के उसमें माइक्रोस्कोप से दिखाता है, ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर, डुप्लीकेट वगैरह कुछ नहीं है। सब पत्ता बनाते हैं। सब पत्ता में कुछ का भी पत्ता रहे। पत्ता किस चीज़ का है ना ये तो नहीं बता सकते हैं। सब में ऐसा ही प्रेजेंट रहता है। हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा फूल लगता है? इस तरह का जो है ना, इसको सबसे अच्छा रोज़ लगता है, तो उसी का पत्ता समझ लो। अब ये जो है इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो स्टोमाटा का होता है, और इसमें से इन दोनों को बोलते हैं गार्ड सेल। नीचे ज़्यादा हो जाएगा नहीं, अगर नीचे रहेगा तो गार्ड सेल हो गया। ये जो है तुम्हारा, इसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल। और ये जो है स्टोमाटल ओपनिंग। क्या पत्ता में, पत्ता जैसे इस तरह से रहता है ना, उसका पीछे थोड़ा सा पहले तो ब्लेड उलेड से थोड़ा साफ़ करता है, एकदम पतला सा उसका झिल्ली होना चाहिए, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर रखेगा और जब देखेगा ना तो इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर, एक स्टोमाटा नहीं होता एक पत्ता में, बहुत सारा होता है, तो बहुत सारा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। हाँ, जितना बड़ा पत्ता उतना ज़्यादा। और ये जो डॉट 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 दिख रहा है ना, यही है क्लोरोफिल। हाँ, और क्लोरोफिल का काम क्या है? खाना बनाने का, और साथ ही साथ ये तुम्हारा कलर भी प्रोवाइड करता है, इसी के कारण ग्रीन होता है। और लाल, अगर कोई पत्ता, लाल पत्ता देखा है तो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में तो ये प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट नहीं होता मेरे ख्याल से। मतलब दो का टाइप है, इससे ग्रीन होता है। ज़ैंथोफिल हम नाम सुने थे, ज़ैंथोफिल के कारण शायद रेड होता है। ये क्रोमोप्लास्ट तो नहीं सुने थे हम। ये भी होता है उसी में, लेकिन इसका कुछ रोल हमको याद नहीं आ रहा है। प्लास्टिड, वो प्लास्टिड के अंदर ये सब प्रेजेंट होता है, वो एक पार्ट हो गया, उसके अंदर ये सारा आ रहा है। फूल में कलर आता है वो पिगमेंट के कारण। अब पिगमेंट मतलब यही सब, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, ये सब है ना,
पिगमेंट है तभी कलर है। बनाओ ये फिगर बनाओ स्टोमाटा वाला। ओपन है इसलिए तो स्टोमाटल ओपनिंग लिखे हैं इसमें। बाकी जो बहुत ज़्यादा लिखा हो ना उसको मिटाते हैं तब सही समझ में आएगा। हाँ बोलो। लिखवा दीजिए ना फिर डायग्राम। इसका लिखेंगे आगे हम लोग सीधा ट्रांसपीरेशन। इसका लिखवाइएगा नहीं फंक्शन वगैरह आएगा ना, अभी आएगा, लिखते जाओ ना, आएगा बनाते आएगा जब सोचेंगे। बादल बिगड़ गया ऐसे। क्या हो गया? कुछ ही नहीं। ऐसे बोल देगा बादल तुमको? बिगाड़ता अपने आप को। अच्छा बिगाड़ने वाला यही है ना। बिगड़ना भी ज़रूरी है, अभी नहीं बिगड़ेगा तो कब बिगड़ेगा। लेकिन ज़्यादा ना बिगड़ो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। एक लड़का बहुत सही था, बहुत हो गया हल्का। चलो ठीक है, अब टोंट करने का किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आगे लिखो, ये बन जाता है तो बोलो आगे लिखेंगे। हाँ नहीं तुम अकेले बैठा है, छोड़ दो। मजाक नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, नहीं बोला है। बोलना भी तो थोड़ा इज्जत से बोलता तो वो बात अलग। नहीं कुछ ख़राब थोड़ी बोला, कहाँ बोला कुछ बोला खराब? कोई बात नहीं। देखो नहीं यार, विराट कोहली का आज मैच है, देखो कहीं यहीं से कहीं एलिमिनेट ना हो जाए। अब कौन कर देगा? इसका साथ आज नहीं होगा तो अगला दिन एलिमिनेट हो जाएगा। कौन जीता था? हाँ हार्दिक पांड्या को कोई हरा पाएगा? हाँ तो वो थोड़ी गिलरवान है। नहीं खेला, हार्दिक पांड्या तो उतरल था, वही तो। नहीं खेला तो ओ तेरा साथ। अच्छा बन गया होगा, आई होप कि सबसे बन गया होगा अब तक। तो अगला हेडिंग लिखना ट्रांसपीरेशन। क्या ट्रांसपीरेशन के अंदर आएगा। टॉपिक मतलब इस तरह स्टार पॉइंट करके लिखो ना, ट्रांसपीरेशन लिखना। द फेनोमेनन ऑफ हाँ बोलो। नहीं आ सकता इधर, काहे नहीं आ सकता? एकदम आ सकता है। प्रोसेस से लिखवाइए। तो लिख लो तुम द प्रोसेस ऑफ। फेनोमेना का मतलब होता है घटना। अपने ऊपर है हम कितना सुंदर लिख सकते हैं, कितना बेकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही फेनोमेना लिख दिए, कहीं पे प्रोसेस लिख रहे हैं, कहीं पे कुछ लिख रहे हैं, वो अपने ऊपर है। ये नहीं कि वो लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, सब चलेगा। तो लिखो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor, वाटर वेपर। इसका भी कोई फॉर्मूला रहता है? नहीं, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा is called ट्रांसपीरेशन। हाँ बोलो। वाटर की जगह हम H2O लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टिल्ड वाटर H2O लिख सकते हैं, कोई वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर हो गया ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। H2O लिख सकते हैं। आगे थोड़ा सा देखते हैं। 3 तरह का ट्रांसपीरेशन होता है। एक बोलते हैं हम लोग स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन। हेडिंग क्या हेडिंग नहीं देना, हम बता रहे हैं, अभी सुन लो। दूसरा होता है लेंटिकुलर
ट्रांसपिरेशन, और एक होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्या हो गया? अब जो ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमाटा के थ्रू होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। थ्रू स्टोमाटा। जो ट्रांसपिरेशन लेंटिकल्स के थ्रू होगा, थ्रू लेंटिकल्स। अब लेंटिकल्स क्या होता है? तो ये प्रेजेंट होता है बार्क सेल ऑफ द ट्री। हाँ, बार्क ऑफ ट्री, तो उसी को बार्क सेल बोल रहे हैं। बार्क में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लेंटिकल। और क्यूटिकुलर, हाँ बोलो। अदर देन, बार्क जो है डेड सेल का होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, हम बोल रहे हैं। अदर देन स्टोमाटल एंड लेंटिकुलर। ये वाला 3 पॉइंट अगर लिखना है तो ये वाला 3 पॉइंट लिख सकता है। इसका टाइप है, टाइप नहीं है, बस लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन अगर लिखा है तो ये भी तुम्हारा लॉस ऑफ वाटर है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर है। सिर्फ ये जो है तुम्हारा लेंटिकल्स के थ्रू होगा तो हम लोग बोलेंगे, क्योंकि मेनली जो ट्रांसपिरेशन है वो होता है लीव्स में, पत्ता के थ्रू। स्टोमाटा जहाँ पे प्रेजेंट होता है। और उसके बाद अगला स्टार पॉइंट गटेशन। एक बार ये दिए थे होमवर्क में भी। यस सर। व्हाट इज़ गटेशन? वो क्वेश्चन दिया था। हाँ। इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट, तो वो वाला बात भी आ गया, बोले थे इस चैप्टर में आएगा, तो उसको भी लिख ही लेते हैं लगे हाथ। यहीं पे है वो टॉपिक। सर लास्ट वाला क्या लिखा? क्यूटिकुलर, CU। हवा तेज हो गई। हवा तेज़ है आज, है ना? आज मौसम कुछ संकेत कर रहा है। बेईमान हो गया मैं। सुहाना है तो बेईमान हो गया। बोले द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ। रुक जाना, बोलेंगे तब लिखना, फिर लिख लेगा, बोलेगा ये तो लिखवा दिया, काटना पड़ेगा। रुक जा, सबको साथ ही लिखाना। बोले नहीं, एक मिनट ज़्यादा दिला। 1 मिनट ले लो, 1 मिनट। फिर क्या लिखना है? अदर देन स्टोमाटल एंड लेंटिकुलर। प्रोग्रेस काची में? अच्छा, यूट्यूब में। आज तो पहली बार बना रहे हैं, मतलब कल बनाए थे वाला डिलीट हो गया, उसके पहले वाला एक को दिन नहीं डाले। आज पहली बार, इतना दिन तो सोचे कहाँ रखे, तब इसमें सेट किए हैं, उसके बाद आज रखे हैं। अब आज डालेंगे, उसके बाद देखेंगे, 10-20 दिन डालेंगे, उसके बाद पता चलेगा कुछ। आधा पर से पढ़ा रहे थे, कैसे हो? कोई दिक्कत नहीं, नया टॉपिक था। गटेशन में डैश दे के लिखना, लॉस ऑफ वाटर। हाँ, The process of the direct डायरेक्ट लिख दो ना, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, loss of water in the form of water droplets, loss of water in the form of water droplets from plant, loss of water in the form of water droplets from plants is known as guttation. अगला इसके नीचे लिखना, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ABC या 1 2 3 जैसा अच्छा लगे वैसे लिखना।
पहला पॉइंट ए नंबर, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज मतलब गैस का O2 CO2 का जो है एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है। एक्सचेंज, अगर यही आ जाए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टोमाटा तो भी यही आंसर लिख देंगे। हाँ, सेम नहीं है, मतलब आंसर दोनों का सेम हो जाएगा। और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, दोनों में यही बात लिखना है। हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, दूसरा हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग, बी नंबर, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब, ABSORBING, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स के बगल में लिख देना वाटर प्लस मिनरल्स। और वाटर प्लस मिनरल्स को क्या बोलते हैं पता है? दोनों को एक साथ नहीं, एक अलग नाम हो जाता है, इसलिए पूछ रहे हैं। किसी को कुछ आइडिया? वाटर प्लस मिनरल को बोलते हैं सैप। मतलब कहीं पे भी बायो में अगर सैप वर्ड लिखा है, खास करके प्लांट वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो सैप का मतलब वो वाटर प्लस मिनरल्स दोनों का बात कर रहा है। ठीक, सी नंबर लिखना, तीसरा पॉइंट, हेल्प इन कीपिंग, हेल्प इन कीपिंग, KEEPING, कीपिंग, हाँ कीपिंग होता है वो, नहीं तो कीपिंग हम बोल रहे हैं। कीपिंग सराउंडिंग कूल, कीपिंग या कीप्स सराउंडिंग कूल। अगर हेल्प्स आगे हटा देंगे तो कीप्स सराउंडिंग कूल लिख सकते हैं, लेकिन कीपिंग लिख दिए हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हेल्प्स इन कीपिंग सराउंडिंग कूल। कूल ठंडा, जो अभी ज़्यादा महसूस होता है, यही स्पेलिंग होता है ना कूल का। अगला पॉइंट लिखना, हेल्प्स इन, अगला पॉइंट हेल्प्स इन क्लाउड फॉर्मेशन। हेल्प्स इन क्लाउड फॉर्मेशन, हाँ। अगला लास्ट पॉइंट लिखना, कितना पॉइंट हो गया? अभी लिखवाएंगे तो 5 लिख दो। तो अगला पॉइंट, हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ मटेरियल। हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ मटेरियल। कंडक्शन मतलब मटेरियल का एक्सचेंज, यहाँ पे भी बात वही हुआ। मटेरियल मतलब जो न्यूट्रिएंट्स खाने वाला ही सामान आएगा और कुछ नहीं आएगा। कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स, ये 5 पॉइंट यहीं पे इसको हम लोग समाप्त करेंगे और आज आगे बढ़े नहीं, तो आज इतने ही। आप जो हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे और सबसे हम आशा करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है थोड़ा सा पढ़ के आए। जितना भी हम आज तक पढ़ाए हैं उतना का उतना पूरा गिर गया, उतना का पूरा कम से कम पढ़ के आना नेक्स्ट वीक जब भी आए। संडे को टेस्ट होगा ना, लेकिन इस बार साइंस का नहीं लेंगे। इस बार सर को भी मौका दे रहे हैं मैथ्स के लिए। अच्छा, सुबह में टेस्ट है तो एक दिन में 2 टेस्ट दे के ज़्यादा बोर फील नहीं हो जाएगा, दिमाग ज़्यादा अपसेट हो जाएगा, इसलिए एक दिन में एक ही टेस्ट। बड़ी जल्दी बोलो।